कल हम कौन से एग्जांपल देख रहे थे? टेंशनर के, यानी टेंशनर के। Yesterday we have seen the numerical based on this type of tensioner. Now we'll see the example based on gate type of tensioner or combination of both and gate type of tensioner. Here is the example. You can write this example. कल आपने example लिखा है क्या? Yes sir. तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब देखते हैं. A yarn with input tension 50 milliNewton is running to a system of guides and tensioners shown as shown in the figure. The load is applied by the two tensioners are 50 milliNewton and 100 milliNewton. You can see here. सर आवाज कमी येत आहे. माझ्याकडून आवाज व्यवस्थित आहे. तेरा आवाज स्लो आ रहा है. It might be the problem of internet. मेरा आवाज जो रोज मैं जो बोलता हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ, सब यहाँ पे ठीक है. थोड़ा टाइम में हो जाएगा क्लियर. So the load applied by the tensioner is 50 milliNewton and 100 milliNewton. Right? 50 milliNewton is here. We are applying the load, and then 100 milliNewton load we are applying here. Angle of lap around the three guide surfaces is 90 degree in each case. अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ लैप उन्होंने बोला, इसका मतलब क्या है? गाइड्स होंगे वहां पे, थ्री गाइड से करके बोला है उन्होंने. तो ये दिख भी रहा है एग्जांपल में कि यहाँ पे एक गाइड है, यहाँ पे सेकंड गाइड है और यहाँ पे थर्ड गाइड है. तो द एंगल ऑफ रैप इज 90 डिग्री. अब ये जो गाइड है ना, ये जो गाइड है, यहाँ पे आपका यान क्या कर रहा है? रैप होके टर्न होके आ रहा है. इसका मतलब अब ये जो गाइड है, ये गाइड आपको गेट टाइप टेंशनर का काम करेंगे. गेट टाइप ऑफ टेंशनर का काम करेंगे. गेट टाइप टेंशनर क्या होता है हमने देखा है सेकंड ईयर में, राइट? गाइड्स आर देयर एंड like this we are passing our yarn, right? So these are the guides. One of the guide is movable, one of the is fixed. Like this we have seen second year. So this is a gate type of tensioner. So same thing is here. The guides they have given, right? So your yarn is making an angle with this guide, right? So here we can get the application of gate type of tensioner. This type of tensioner we can say that this is this type of tensioner. And what they ask, calculate the value of output tension in milliNewton. Calculate the value of output tension in milliNewton if coefficient of friction is 0.2. अगर coefficient of friction between the yarn and surface, metal surface is 0.2, then calculate the output tension. मतलब यहाँ का टेंशन पूछा है, the tension at F. यहाँ पे कितना टेंशन रहेगा यान में, ये पूछा है. तो इनपुट टेंशन दिया है क्या? डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यू कैन सी हियर दे हैव गिवन द इनपुट टेंशन 50 milliNewton. Also they have given the data regarding how much pressure you are applying through this type of tensioner. Also they have given data regarding theta, what is required for the gate type of tensioner, right? And they asked to calculate the output tension. They asked to calculate the output tension. तो यहाँ पे हम इजीली आउटपुट टेंशन निकाल सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे. अभी आवाज का प्रॉब्लम है क्या? कुछ हद तक सॉल्व हो गया? हेलो, अभी नहीं है, आ रही है. अभी नहीं सर, आ रहा है. ठीक है. वो क्या रहता है, इंटरनेट का इश्यू रहता है, हो जाता है कम ज्यादा. मैं उसी स्पीड से बोलता हूँ रोज. ओके. अब यहाँ पे
हम कैसे निकालेंगे आउटपुट टेंशन? विल गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे दिस टाइप ऑफ टेंशनर है, ठीक है। तो हम इसके आगे वाला पोर्शन, मतलब when yarn comes to this zone, right, means at B zone, so we'll first calculate how much is the tension at this point, क्योंकि इसके आगे जाने से पहले हमें इसका इनपुट टेंशन मालूम होना जरूरी है। इनपुट टेंशन तो यहाँ पे है, लेकिन बीच में हमने दिस टाइप ऑफ टेंशनर डाल दिया है, तो ऑब्वियसली हम ये टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट टेंशन बदल जाएगा, मतलब यहाँ का टेंशन बदल जाएगा। तो ये कितना है ये मालूम करना जरूरी है। एक बार ये मालूम हो गया, सपोज x ग्राम है, जो भी रहेगा आंसर उसका, तो आपको फिर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इन दोनों को हम ले सकते हैं कंबाइन करके, दोनों सेम टाइप ऑफ टेंशनर है, तो दोनों को कंबाइन करके ले सकते हैं। तो इनपुट टेंशन यहाँ पे x है, तो आउटपुट टेंशन क्या आएगा, y आएगा। फिर से आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा आउटपुट टेंशन एट E, द टेंशन एट E आपको निकालना पड़ेगा, वो आएगा Z। अब बनेगा ये y आपका इनपुट टेंशन बनेगा, और ये कितना ऐड कर रहा है वो बन गया Z। और फिर F का निकालना है, तो इनपुट टेंशन यहाँ पे है और ये कितना ऐड कर रहा है वो, that is the output tension, so tension at F. So first of all we'll calculate tension at B. First of all we'll calculate tension at B. कैसे निकालेंगे बताओ मुझे, टेंशन एट B हम कैसे निकालेंगे? जब हम टेंशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पीछे क्या है, दिस टाइप ऑफ टेंशनर है, तो वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दिस टाइप ऑफ टेंशनर का वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करोगे, फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ? TA plus mu 2n. A plus 2 mu n. 2 mu n. Okay. So tension at A we can write here, right? Tension, you have to write there, tension at A plus 2 mu n, क्योंकि दिस टाइप ऑफ टेंशनर है। तो निकालो, टेंशन एट ए कितना है, 50 मिली न्यूटन है, 50 मिली न्यूटन है, प्लस 2 म्यू कितना है, 0.2, एन कितना है, एन कितना है, 550 न्यूटन, मिली न्यूटन। 550, 50 बोलो ना, मैं एन पूछा तो एन का ही बताओ ना। 50 मिली न्यूटन। अब ये कैलकुलेशन करो और बताओ मुझे कितना आता है आंसर, टेंशन एट बी। 70 मिली न्यूटन। तो आपको एक पार्ट मिल गया यहाँ पे 70 मिली न्यूटन, ठीक है, 70 मिली न्यूटन। अब आपको निकालना है टेंशन एट डी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टेंशन एट डी। पहले टेंशन एट सी निकाला तो भी चलेगा, उसके बाद में डी निकाला तो भी चलेगा, हम स्किप कर रहे हैं, दोनों एक टाइप के ये, इसीलिए टाइम बच जाता है। टेंशन एट डी कैसे निकालेंगे, टेंशन एट डी अब बताओ मुझे, फॉर्मूला बताओ। Twice C e raised to into mu theta. 2 times e raised to mu theta. D into e to the power mu. 2 टाइम्स नहीं आता, B B into फिर e to B the power mu theta.
फिर से B बोलो। into e to the power mu theta. 3 इंटू B tension at B. हाँ टेंशन एट बी इंटू E to the power mu theta. बराबर सही है. So tension at B, so we can write here tension at B into e to the power mu theta. आपको शायद मैंने बताया होगा कि गेट टाइप ऑफ टेंशनर इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव टाइप ऑफ टेंशनर. अगर याद है तो सेकेंडरी में बताया था मैंने. एंड दिस टाइप ऑफ टेंशनर इज कॉल्ड एज एडिटिव टाइप ऑफ टेंशनर. गेट टाइप मल्टीप्लिकेटिव टाइप ऑफ टेंशनर रहता है, तो टेंशन मल्टीप्लाई होगा, इनपुट टेंशन मल्टीप्लाई होगा. दिस टाइप ऑफ टेंशनर एडिटिव टाइप रहता है, इसलिए इनपुट टेंशन ऐड होगा. ठीक है. सो टेंशन एट बी इंटू ई टू द पावर म्यू थीटा. राइट. अब टेंशन एट बी कितना है? 70 है इंटू ई रेस टू म्यू कितना है यहाँ पे? 0.2 है. अब थीटा कितना है बताओ मुझे. थीटा कितना है? पाई बाय टू. नहीं, यहाँ पे π/2 पाई है, पाई है. Pi. और यहाँ π/2 पाई आएगा ना. यहाँ पे भी π/2 है, यहाँ पे भी π/2 है. हम दोनों एक साथ ले रहे हैं ना, डी का निकाल रहे हैं हम. तो π/2 प्लस π/2 इट विल बी पाई. सो here it is pi. Now you have to do this calculation. You will get the answer. Tell me the answer. 131 millinewton. Exact 131.21. 21 Yes, sir. millimeter. 131.21 millimeter. तो अब यहाँ पे 70 आया और यहाँ पे 131.21 आया. अब टेंशन एट ई निकालेंगे हम. टेंशन एट ई निकालेंगे. सो टेंशन एट डी 131.21 प्लस 2 म्यू एन, क्योंकि वो फिर से क्या है, डिस टाइप ऑफ टेंशनर है, तो प्लस 2 म्यू एन. यह आ जाएगा टेंशन एट ई. कितना आता है? यहाँ पे n 100 है. 171.17. हाँ 171.17. 171.17 राइट आंसर मिलीमीटर. तो यहाँ पे आएगा आपका 171.17. अब टेंशन एट एफ निकालना है आपको. टेंशन एट एफ निकालना है. तो टेंशन एट ई इंटू ई रेस टू म्यू थीटा. ये ई और ये अलग है, तो ऐसा कर लेते हैं. ई डैश, इसको ई डैश बोलते हैं. सो टेंशन एट ई डैश कितना है? 171.17 into e raised to 0.2. What is theta? What is theta here? पाई रहेगा. पाई कैसे रहेगा रे? यहाँ पे π/2 है ना. 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. 90 डिग्री इन ईच केस बोला है उन्होंने. तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो π/2 रहेगा यहाँ पे. अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना होता है? e raised to
171.17 into e raised to 0.1 pi, 0.1 pi होता है वो। कितना था आंसर? 233.4.35 million Newton. 233.4 234. 234 हाँ 234.35 millimeter. So your answer is 234.35 millinewton. So the output tension in yarn will be 234.35. So in this way you have to solve this example. Okay, write down this example. हो गया? ओके, लिखा क्या सबने?
Yes, sir. Done, sir. Okay. So what is the example? In an investigation into the effect of yarn winding tension on brakes during warping, the following relation were found. So they have prepared the material on winding, and that material they have taken to the warping, and they have taken the study about the tension whatever we are having onto the winding. So definitely it will get introduced into the package. So what is the effect of this during working at warping? So in order to that, they have got some relations here. So the relations are B is equal to 0.008 T square plus 0.04, and W is equal to 0.6 divided by T plus 0.01, where small b is nothing but brakes per kg during कोनिंग. मतलब आप जब वाइंडिंग कर रहे हो इन दैट टाइम कितने ब्रेक्स होते हैं, दैट इज स्मॉल बी. एंड डब्ल्यू इज व्हाट, ब्रेक्स पर केजी ड्यूरिंग वार्पिंग. पर केजी ऑफ मटेरियल जब आप रन करोगे वार्पिंग में तब कितने ब्रेक होते हैं. एंड टी इज इक्वल टू यार्न टेंशन ड्यूरिंग वाइंडिंग. जो टी है ये यार्न टेंशन है. कौन सा यार्न टेंशन है, वाइंडिंग के ऊपर जो आप रख रहे हो ड्यूरिंग कोनिंग, मतलब जब आप कोन और चीज बना रहे हो तब कितना टेंशन रख रहे हो यार्न के ऊपर, मतलब थ्रू आउट द वाइंडिंग क्या टेंशन आप मेंटेन कर रहे हो उसके बारे में. It is estimated that each stoppage during cone winding cost 0.3 paisa and each stoppage during warping cost 7.5 पैसा. जब वाइंडिंग करते हो अगर थ्रेड ब्रेक हो गया तो उसका 0.3 पैसा लगता है. एंड जब आप वार्पिंग करते हो तब अगर थ्रेड ब्रेक होता है तो उसको 7.5 पैसा लगता है. So what yarn winding tension will give the most economical combined winding and warping cost? तो ये क्वेश्चन है. तो ये मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि अगर आपको इकोनॉमिकली रन करना है प्रोसेस को, वाइंडिंग और वार्पिंग को, मतलब कम से कम खर्चा चाहिए, कम से कम खर्चे में अपना यान चलना चाहिए एज फार एज ब्रेकेज आर कंसर्न. That is due to the yarn tension. तो कितना टेंशन आप रखोगे, इन शॉर्ट उन्होंने टेंशन पूछा है. व्हाट yarn टेंशन इज रिक्वायर्ड टू रन द प्रोसेस इकोनॉमिकली. कितना टेंशन चाहिए, ऑप्टिमम टेंशन हम बोल सकते हैं. कम भी नहीं रख सकते और ज्यादा भी नहीं रख सकते, ऑप्टिमम चाहिए, और वो भी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए, ऐसा उनका मानना है. सो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करना है. तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे. मिनिमम पैसा कब लगेगा, अब यहाँ पे इतना तो लग रहा है 0.3 पैसा और 7.5 पैसा. So we are looking for the minimum value of this. So we can say that we are looking for the minimum value of 0.3 B, 0.3 B plus 7.5 W. 7.5 W. So we are looking for the minimum value of this 0.3 B
0.3 पैसा लगता है यान फाइंडिंग में, तो वो प्लस 7.5 W वार्पिंग में, 7.5 W वार्पिंग में। तो मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू आपको आना चाहिए। इसका मिनिमम मतलब है क्या, ये कंबाइन वैल्यू दिया मैंने, तो क्या होगा ये इज इक्वल टू सी। सी इज द कंबाइन वैल्यू, दोनों का कंबाइन वैल्यू मिला आपको। ये मिनिमम होना चाहिए, ऐसा मानना है उनका, ये मिनिमम होना चाहिए। हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं उस थिंग को, थ्योरेटिकल थिंग को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो व्हाट दे नीड 0.3b plus 7.5 W is equal to C, and that value will be minimum. That value will be minimum. अब क्या कर सकते हैं हम, C is equal to, इसके आगे चलते हैं हम। अब क्या कर सकते हैं, C is equal to B का वैल्यू और W का वैल्यू आपको पता है, ये B है ये W है, ये हम डाल देते हैं उसमें। C is equal to 0.3 इंटू B का वैल्यू कितना है 0.008 T square plus 0.04 plus 7.5। अपने को चाहिए T, इसलिए हम सब कर रहे काम, देखेंगे मिनिमम कब आता है। हमको चाहिए T निकालना है आपको वैल्यू, इसलिए हमें कर रहे हैं 7.5 इंटू ये कितना है 0.6 बाई T प्लस 0.01। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास आ गया C इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। क्या आएगा ये सॉल्व करने के बाद, बताओ। दिस इंटू दिस क्या आता है बोलो, सॉल्व करो पहले 1 मिनट में, फिर मैं को पूछता हूँ। दिस इंटू दिस क्या आता है 0.3 इंटू 0.008 कितना आता है, जीरो पॉइंट 0024 0.0024 T स्क्वायर बराबर, यस प्लस ये कितना आता है 0.012 0.01, उसके आगे कुछ नहीं आता क्या 0.012 12 प्लस ये कितना आता है 4.5 ये 4.5 by T 4.5 बाई T, ये 0 plus 0.75 0.075 बराबर, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये लो, ये दोनों को ऐड करके साइड में ले लो। T की इक्वेशन तो आपने बनाए होंगे ना, ये पहले बनाए नहीं इक्वेशन 0.00 0.014 0.087 4.5 बाय
t प्लस 0.087 ना, ये आ गया आपका c, ये आ गया आपका c। अब क्या करेंगे, इसको अभी सॉल्व करना है, इसको अभी सॉल्व करना है। इक्वेशन आ गया अपने पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, वी कैन टेक द डिफरेंशिएशन, वी कैन टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, टेंशन t, बिकॉज यहाँ पे बात टेंशन की चल रही है। सो वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेंशन t। अब जिनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया है उनको ये समझ में आएगा, सॉरी फर्स्ट ईयर जिन्होंने किया है उनको समझ में आएगा, या तो 11वीं 12वीं जिन्होंने किया है उनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बाकी लोगों को फिर से थोड़ा मैथमेटिकल रूल जाके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा गूगल में जाके वगैरह, अगर समझ में नहीं आता है तो। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, dc by dt, dc by dt is equal to d by dt in bracket 0.0024 t square plus 4.5 by t plus 0.087, ऐसे लिखा मैंने। अब जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है तो डेरिवेटिव ये समझ नहीं आएगा, तो बेसिक रूल्स पहले पढ़ना पड़ेगा। जब तक बेसिक रूल्स नहीं पढ़ोगे तब तक आपको दिक्कतें जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, जिनको आता है बता सकते हैं। 2 आगे आएगा सर, वो 0.024 into 2t। एक मिनट, 2 into 0.02। एक मिनट मुझे दो। हाँ, तो क्या आया, dc by dt, मेरे पास, एक मिनट रुको, मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान जाता है लिखते समय। dc by dt इज इक्वल टू, हाँ, dc by dt इज इक्वल टू, ये d by dt इसका क्या आता है, 2 आगे आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, मतलब हाँ 2 into 2 हो जाएगा। सही है क्या, 2 आगे आ यस जाएगा। सर, मतलब बताओ ना क्या आता है वो, बताओ ना। 2 मतलब कहाँ 0.0 हाँ 0.024 into 2t इंटू 2 t। t बराबर। वो रूल क्या है, वो अगर d by dt ऑफ टी स्क्वेयर अगर है, जो भी वहाँ पे शायद आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वेयर वगैरह पढ़ा होगा, d by dx एक्स स्क्वेयर ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे होगा वो, d by dx ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x, बराबर है ना, इक्वल टू 2x, यस 2x सर, raised to power n minus 1। 2x आता है। तो यहाँ पे क्या है, d by dt, ये टी स्क्वेयर है तो 2t आएगा, 2t आएगा। अब इसके पहले ये 0.0024 भी है, तो 2 into 0024 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यस सर, 0.0048t बराबर। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, 4.5 by t 1/t minus 0.2 square माइनस
minus 1 upon 4.5 upon t square. इसका भी रूल क्या है 1/t का, सो 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है -1/x1/x²। -1/x², ऐसे रहता है 1/x का। तो यहाँ पे 1/t है, ये 4.5 रहेगा ऐसे ही, 1 × 4.5 4.5 रहता है। माइनस क्यों लिया, बिकॉज ये डेरिवेटिव वैसे आता है उसका, ठीक है। सो -4.5/t²। अब ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, 0 constant सिंपल है, 0 आएगा। d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 रहता है। ये सब रूल्स है डेरिवेटिव्स के, प्रूव भी किए हैं वो 11वीं 12वीं में लोगों ने, बच्चों ने। तो याद नहीं आ रहा है तो मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पे लिखा, जो डिप्लोमा साइड से बच्चे उनको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट है, वैल्यू है तो कांस्टेंट है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, यहाँ पे डेरिवेटिव्स के लैंग्वेज में। तो ये बन गया 0 + 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है 0। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गया। अभी आपके पास इक्वेशन क्या आ गया, dc/dt इज इक्वल टू 0.0048t - 4.5t², 4.5 डिवाइडेड बाय t²। ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब मिनिमम वैल्यू कब आ सकता है, when this will be 0, when this will be 0। मिनिमम वैल्यू कब आ सकता है t का, मतलब ऑप्टिमम वैल्यू कब आ सकता है, जब ये 0 हो जाएगा, राइट। क्योंकि कम से कम होना चाहिए खर्चा, ये खर्चा कम से कम होना चाहिए। तो जब ये 0 हो जाएगा तब ये कम से कम खर्चा होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dc/dt, पुटिंग dc/dt इज इक्वल टू 0। आप लिखो, यहाँ लिखने को मुझे बहुत परेशानी हो रहा है। पुटिंग dc/dt इज इक्वल टू 0, so 0 is equal to, therefore 0 is equal to 0.0048 t minus 4.5 by t²। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इनको आता है सॉल्व करो। टी कॉमन अब निकलेगा, सिंपल टी कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा। 9.78 टी कॉमन निकालोगे तो फिर क्या होगा, टी कॉमन कैसे निकालोगे, तो फिर से एक टी मल्टीप्लाई रहे करना सर पड़ेगा। t मल्टीप्लाई को भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई t² पड़ेगा। × 0 0 आ हाँ, जाता सर। मल्टीप्लाई को भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई को भेज सकते हैं। ये डिवाइडेशन में से निकालना है अपने को। एक टी दिक्कत कर रहा है, नीचे वाला t² अपने को दिक्कत कर रहा है, क्योंकि टी कॉमन भी निकालोगे तो एक टी आ जाएगा कॉमन, लेकिन फिर से 4.5/t इधर रह जाएगा, और यहाँ पे टी यहाँ का निकल जाएगा जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। फिर से यहाँ पे एक टी है, वो भी इशू कर रहा है, तो सीधा उसको ही सॉल्व कर देते हैं हम, t² को ही निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे t² को, किसी ने तो अभी बताया। t² को कैसे निकाल सकते हैं, 0 × t², हाँ 0 × t²। आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्लियर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर t² को। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0 कहाँ × करूँ, t²। कहाँ करूँ मल्टीप्लाई, सर लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन में यस, मल्टीप्लाइंग बाय t² ऑन बोथ द साइड। लैंग्वेज भूल गए क्या मैथमेटिक्स की, मल्टीप्लाइंग t² ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे t² को मल्टीप्लाई 0 से किया तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, ये अपने को पता है, बेसिक रूल अपने को पता है। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, तो t² × 0 विल बी 0,
तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टी स्क्वायर से, कितना आएगा आंसर? टी क्यूब आएगा। 0.00 हाँ 0.0048 टी क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ऊपर आता है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकल जाएंगे और वो हो जाएगा 4.5। अब बन गया अपना काम आसान। अब ये इक्वेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4.5 इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे आया तो प्लस हो जाएगा 0.0048 टी क्यूब। सो देयरफॉर टी क्यूब इज इक्वल टू, अब टी क्यूब इज इक्वल टू मतलब ये क्या है 0.0048 यहाँ पे चला जाएगा नीचे, सो 4.5 डिवाइडेड बाय 0.0048 कितना आता है बताओ मुझे टी क्यूब? 937.5। 937.5 टी क्यूब आता है, तो टी निकाल सकते हैं इजीली बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे क्यूब रूट लिया तो ये टी क्यूब निकल जाएगा, टी बच जाएगा, और यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 937.5 कितना आता है बताओ क्यूब रूट ऑफ 937.5 का? 9.787। 9.787 is the answer, ग्राम फोर्स। टेंशन का यूनिट ग्राम फोर्स रहता है, तो इसलिए ग्राम फोर्स लिया मैंने। सो टी इज इक्वल टू 9.787 ग्राम फोर्स। इतना टेंशन आपको रखना पड़ेगा वाइंडिंग के ऊपर, so that you can optimize the cost of production due to the yarn breakage because of the yarn tension। क्योंकि ब्रेकेज के लिए तो दो बाकी के भी रीजन हो सकते हैं, खाली यार्न टेंशन ही रहता है ऐसा नहीं है, अदर भी रीजन हो सकते हैं। तो यार्न टेंशन की वजह से ज़्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑप्टिमम टेंशन रखना पड़ेगा। वो टेंशन है 9.787 ग्राम फोर्स, 9.787 ग्राम फोर्स। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 9.787। अभी खाली 5 मिनट बाकी है, तो बचा हुआ पोर्शन कर ले लेंगे एक अटेंडेंस। हाँ सर अगर अपन अब जैसे 9.787 वैल्यू निकली है टेंशन की, तो उससे अपन बी और डब्ल्यू निकाल सकते हैं क्या सर? जैसे कि ब्रेक्स पर केजी ड्यूरिंग कूलिंग दिया है, यहाँ पे तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि टी का वैल्यू मिला आपको, तो बी भी निकाल सकते हो और डब्ल्यू भी निकाल सकते हो। कितने ब्रेक हो रहे हैं पर केजी कितने ब्रेक हो रहे हैं वो निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो। ऊपर के रिलेशन का यूज करने का, बी इज इक्वल टू 0.008 टी स्क्वायर प्लस 0.04। यस सर। वो यार्न वाइंडिंग का आ जाएगा और वार्पिंग का आएगा 0.6 बाई टी प्लस 0.01। आ गया आपका वार्पिंग का। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ब्रेक्स पर केजी से भी आ सकता है, तो उसके लिए तो टी निकालना पड़ेगा, टी निकाल के फिर ब्रेक्स निकालो, सिंपल। ठीक है, so we'll stop here. The remaining example we'll see in next lecture.